दिन मजूरी करके ठला चला के सेल्समैन करके थोड़ा कुछ पैसा जमाए थे अपने लड़की का शादी देने के लिए, कोई लड़का का पढ़ाई के लिए। बड़ी प्लान से बीजेपी ने नोटबंदी के नाम पे वजूहत से उस पैसा को घर से बैंक में ले गए और बैंक से नीरव मोदी, ललित मोदी, ऐसा मोदी 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 सब पैसा लेके भाग गए। बेचारा गरीब आदमी जो अपने बेटी का शादी के लिए पैसा जमा किए थे वो रोड पे आ गए। तो ये बीजेपी सरकार अभी तक तो काला धन नहीं लेके आया, मगर देश का गरीब का धन दौलत लूट के बाहर जो लोग लेके गए अभी तक उनको पकड़ नहीं पाया। बीजेपी ने बोले थे अगर हमारे सरकार बनाओगे तो हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। डिजिटल इंडिया तो नहीं हुआ, जो हमारे पुराना इंडिया थे जिसमें रेलवे भी है, एयर इंडिया भी है, उसको ऐसा ऐसा सब बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं। बीजेपी बोले थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शिक्षा तो खत्म हो गए मगर 2.5 साल का बेटी भी और 80 साल का माँ भी अभी बीजेपी आने से सुरक्षित नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में पूजा बहन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आप देखिए कश्मीर में आसिफा बहन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आप नानून में देखिए, आप प्रियंका रेड्डी बहन डॉक्टर थे उसको भी रेप होगा, अभी तक उन्होंने इंसाफ नहीं मिला। बोल रहे थे सबका साथ सबका विकास, मगर हम लोगों ने देखा जब अहमदाबाद स्टेडियम उद्घाटन करने वाले थे तब देखा 100 करोड़ खर्च करके एक प्राचीन दे रहे थे। क्या बात है, डोनाल्ड ट्रम्प आएंगे, ये बस्ती वाले ग्रुप को देख लेंगे तो डोनाल्ड ट्रम्प को थोड़ा बुरा लग जाएगा, इसीलिए 100 करोड़ खर्च करके गरीब को प्राचीन देके उसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर 100 करोड़ गरीब के पीछे अगर खर्च करते तो गरीब अमीर हो जाते, वो भी नहीं करेंगे। बीजेपी सरकार वो जो कमल फूल है, इतना वायरस है जिस वायरस से पेट्रोल का भाव 100 में पहुंच गए। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम, जो नित्य प्रयोजनीय सामान है उसका दाम देखिए कितना ज्यादा भाव हो गए। अब हम लोगों ने सोचा कि हमारे बंगाल में ये बीजेपी गवर्नमेंट को हम नहीं लेके आएंगे, इसीलिए हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया। आप सबको हम रिक्वेस्ट करेंगे आप भी बीजेपी को वोट मत दीजिए। एक नागरिक के हैसियत से आपसे बोल रहे। दूसरा रहा चोरा वोट, टीएमसी को भी हमने वोट नहीं दिया क्योंकि टीएमसी और बीजेपी में एक ही फर्क है। जब छोटा रहते तब वो टीएमसी चोरा फूल रहे थे, जब उम्र ज्यादा होता थे तो वो कमल फूल हो जाते थे। बस एक ही फर्क है, जब ये बच्चा रहते हैं तब चोरा फूल दिखाई देते हैं, जब इसका उम्र ज्यादा हो जाते तो ये ऐसा ऐसा पद्म फूल बन जाते। देखिए ना, हमारे मुकुल राय पहले जोरा फूल थे, तब उम्र कम था, उम्र ज्यादा हुआ पद्म फूल हो गया। देखिए शुभेंदु अधिकारी पहले जोरा फूल थे, जब ज्यादा उम्र हुआ पद्म फूल हो गए। अब राजीव बनर्जी देखिए अपना कलकत्ता मेयर जो शुभन चट्टोपाध्याय पहले जोरा फूल, उम्र ज्यादा हुआ अभी पद्म फूल हो गया। तो उसको हम कैसे वोट दें जिसका हकीकत एक है, अंदर बाहर कुछ है, अंदर में कुछ है, जो एक ही जगह ज्यादा दिन नहीं रह सकते, उसको हम कैसे वोट दें? जो तब्दील में बदल जाते हैं, जोरा फूल से पद्म फूल हो जाते में जाके वो दूसरा कुछ हो सकते हैं, तो उसके ऊपर हम विश्वास कैसे करेंगे? इसलिए जोरा फूल को वोट नहीं दिए। दूसरा बात है, दीदी ने बोले थे हर साल में 10 लाख नौकरी देंगे जब हम क्षमता में आएंगे, अभी तक तो नहीं दिया। दीदी ने बोले थे मेरे सरकार जब बनेंगे 6 महीने की अंदर सील को लेके आएंगे, अभी तक नहीं लेके आया। तो मेरा मानना है जो झूठ एक बार बोलते हैं उसके ऊपर दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर विश्वास कर लिए तो हमारे हसर ही होगा जो अभी आसाम में हो रहे हैं, हम लोगों को कैंप में जाना होगा। दीदी बोल रहे हम तो बंगाल में एनआरसी को रोक दिए, एक सरासर झूठ बोल रहे हैं
क्योंकि 2005 में दीदी ने ही सबसे पहले स्पीकर को कागज फीस के मारे थे कि बंगाल में एनआरसी करना होगा, घुसपैठी को निकालना है। मगर आज तक बंगाल में ये एनआरसी लागू नहीं हुआ, इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है। वो केस किसने किए थे? हमारे छोटे भाई आईएसएफ का चेयरमैन नौशाद सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में केस किए हैं। ये जानना जरूरी है। दीदी के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, मगर दीदी हमारे ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। वो चंगरा है, वो शैतान है, वो काल सांप है, वो फुरफुरा का कोई नहीं है। अरे कोई है या नहीं है सब आदमी समझते हैं, मगर सबसे बड़ा पहचान हमारे है मैं हिंदुस्तानी हूँ, यही सबसे बड़ा पहचान है। हमारे देश ने हमको बोलने का हक दिया। तो मैं पूछ रहा हूँ दीदी से, आपने बोले थे 15% संरक्षण देंगे, दिए हैं? बोलिए आप लोगों को संरक्षण मिले हैं? बोले थे वाकफ संपत्ति पुनरुद्धार कर देंगे, वाकफ संपत्ति अभी तक पुनरुद्धार हुआ है। मगर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, वाकफ संपत्ति के ऊपर बड़ी जोर जबरदस्ती से बीजेपी का पार्टी बनवाया दीदी ने हमारी जगह में। 202 साल का पुराना एक मदरसा है हाजी मोहसिन साहब का चुचुरा में, दीदी ने जिसको ताला लगा दिया, उस मस्जिद में ताला भी लगा दिए थे। मैंने आंदोलन करके वो मस्जिद मदरसा की ताला खोलाया, अभी तक वहाँ नमाज और पढ़ाई हो रही है। हमने बोले थे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, बंगाल के लिए आप केस करिए एनआरसी के विरोध में। हमारे घर में रात 1:45 बजे हजारों पुलिस भेजे थे हमको चमकाने के लिए, मगर आज दीदी को खुद बोलना पड़ा हमारे विरोध में, क्योंकि दीदी का जो राज है वो राज आम आदमी के सामने हमने खोल के बता दिए। देखिए मणिपुर में कांग्रेस का सरकार बने थे, 2 सीट कम थे बीजेपी का, दीदी ने वहां 2 सीट बीजेपी को सपोर्ट किया, वहां बीजेपी का सरकार बनाया, कांग्रेस को वहां से हटा दिया। यही हमारा दीदी है। 2002 में जो गुजरात में फंसा दिए थे, उस टाइम नरेंद्र दामोदर मोदी को फूल भेजे थे ममता बनर्जी ने। इसका असल पहचान हम लोगों को जानना जरूरी है। 2003 में गुजरात में एक आरएसएस का मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में दीदी ने इनवाइट किए थे, दीदी गए थे। जाके दीदी को वहां आरएसएस ने बोला था ये हमारा आरएसएस का दुर्गा माँ है, हिंदू का दुर्गा माँ नहीं, आरएसएस का दुर्गा माँ है। तब दीदी ने बोला था आरएसएस तो सच्चा देश प्रेमिक है। हमको सोचना पड़ेगा, कलकत्ता एयरपोर्ट का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोसू के नाम पे है, उस नाम को बदलना चाहते हैं बीजेपी। दीदी ने बोल रहे हैं मेरा कोई एतराज नहीं, आप बदल दीजिए, जो नीति का नहीं हुआ हमारा कैसे हो सकते, मैं उसको भी बदलना हमारा लिए जरूरी है। इसीलिए हमने दीदी को भी वोट नहीं दिया, जुड़ाफुल में वोट इसीलिए नहीं दिया। आप देखिए इंटाली में हमारे भाई, इंटाली में इकबाल अहमद साहेब हमारे भाई खड़े हुए हैं खाम चिन्हों में, भाई को वोट डाल दीजिए। आप भाई के खाम चिन्हों में वोट डालिए सुबह सुबह जाके, नहीं तो आप जुड़ाफुल में वोट देंगे, वो जीतने के बाद उसका उम्र हो जाएगा, वो तो फुल हो जाएंगे। अभी उसका उम्र कम है इसलिए नहीं जा पा रहे, 2021 में वोट लेंगे, जुड़ाफुल से फुल हो जाएंगे। मगर हमारे भाई खाम चिन्ह में वोट डालिए, आपका लड़का है, आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके सुख दुख में साथ रहेंगे, यही हमारा मानना है। देखिए हमारे बंगाल में विभाजन दीदी ने कैसे किए थे। बालीगंज में कोई डॉक्टर फुआद अलीम साहब बालीगंज में भी है, किस्ते हथुरी में। एक ही बात है संयुक्त मोर्चा का, जहां जहां कैंडिडेट है सबको आपको जिताने के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि संयुक्त मोर्चा को वोट नहीं दिया, आप जुड़ाफुल को देंगे तो जो पहले बोल रहे हैं वो वोट चुनाव में लेंगे, चुनाव के बाद वो पद्मफूल बन जाएंगे, बीजेपी आ जाएंगे, आपस का जो भाईचारा है भाईचारा खत्म हो जाएंगे। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ पकड़ के गठबंधन किए थे ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने एजेंट लिए थे पश्चिम बंगाल
में हम पद्म फूल खिलाएंगे, क्योंकि इस बंगाल में बहुत बार कोशिश किए थे पद्म फूल खिलाने के लिए, मगर ये जो बमफोंड है इनके पास एक ऐसा पावरफुल स्प्रे है, जब पद्म खिलते थे उसी स्प्रे से वो पद्म खत्म हो जाते थे। तब बीजेपी ने सोचा हम कैसे बंगाल में जाएंगे। तब ममता बनर्जी ने बोला तुम चिंता मत करो, हम विभाजन का राजनीति पश्चिम बंगाल में कर देंगे। कैसे करेंगे? अरे यार हम घूमता उड़ा के मुल्ला के पास मस्जिद में चला जाएंगे, ईदगाह में चला जाएंगे, रेड रोड में भी नमाज पढ़ने चला जाएंगे, दुआ भी कर देंगे, मसल्ला बरकल्ला भी बोल देंगे, कलेमा भी पढ़ लेंगे। मुसलमान सोचेंगे कोई अपना तो आ गए। इसी हिसाब से हम पश्चिम बंगाल में बंटवारे का राजनीति चालू कर देंगे। देखिए एक बात हमको शायद ध्यान में है, आप सबको भी याद में है, एक रोज वो दुर्गा विसर्जन के टाइम में दीदी ने बोला आज दुर्गा विसर्जन बंद कर दीजिए। क्या बात है? मुसलमान मुहर्रम करेंगे। कई मुसलमान किसी ने बोले थे जे आप आज विसर्जन बंद कर दीजिए, नहीं बोले थे। एक खुद ममता बनर्जी बोल के आपस का जो भाईचारा है वो भाईचारा को खत्म करने का इरादा कर रहे हैं, क्योंकि जब भाईचारा रहेंगे बीजेपी नहीं आ पाएंगे, भाईचारा जब खत्म हो जाएंगे तब तो बीजेपी आएंगे। तो डिवाइड एंड रूल से बंगाल में सबसे पहले ममता बनर्जी ने किए थे। आप देखिए ना, कलकत्ता में ममता बनर्जी 1999 में बीजेपी को 2 सीट दिए थे। आपको कुछ तस्वीर हम दिखा रहे हैं, हमारे बात समझ में आ रहा है ना? हम तो थोड़ा ठकर ठकर के बोल रहे हैं, हो रहे हैं। अच्छा बहुत खूब बहुत खूब। देखो नहीं देखो দেখুন 1998 অটল বিহারী বাজপেয়ীর হাত ধরে মমতা ব্যানার্জি জোট করছে, দেখুন দেখছেন। কিন্তু আজকে আমাকে বলছে আমি নাকি বিজেপি থেকে টাকা নিয়ে মুসলমানের ভোট ভাগ করছি। আচ্ছা ভোট কখনো হিন্দু মুসলমান হয়? ভোট তো নাগরিকের হয়, ভোটের আবার ধর্ম আছে নাকি? ভোট তো মানুষ দেয়, ঠিক না বেটি? দেখুন আবার যাওয়ার সময় একটা বিভাজন তৈরি করে যাচ্ছে। তাহলে দেখুন এই দেখেন এখানে কি লিখেছে, বিজেপিকে ফন্ডে এনে লড়বো, বক্তা হলো মমতা ব্যানার্জি। আনন্দবাজার পত্রিকা। এই বাংলায় বিজেপিকে এনেছে কে? তা না, একটু খুশি মনে বলুন কে এনেছে, একটু আপনাদেরকে বলুন কে এনেছে এই বাংলায় বিজেপিকে? মমতা ব্যানার্জি। কেন ঘোমটা দিয়ে কোথায় কিছু নাই, বলছে 2500 টাকা তো ইমামের দিয়েছি। কোন ইমাম চেয়েছে আপনার কাছে 2500 টাকা ভাতা? কোন ইমাম খেতে পারেনি আপনার কাছে চেয়েছে ভাতা? আপনি 2500 টাকা ভাতা দিলেন আর ইমামের ঘরে বিএ পাস এমএ পাস মেয়েগুলো বসে আছে যাদের কর্মসংস্থান নেই। একটা এমএ পাস ছেলে যদি চাকরি পেত পার মাসে 30,000 টাকা পেত। তাই ইমামদের সন্তানদেরকে বলবো আপনারা আপনাদের বাবাদের ঘরে পূজার যে বাবু আপনি এই মমতার পাল্লায় পড়বেন না, আপনি 2500 বছরে 30,000 টাকা পান, যে আমার চাকরি দেবে তেমন সরকার করো, আপনাকে আমি বছরে 1 লাখ টাকা দেবো। কেননা মাসে 30,000 মানে বছরে 1,60,000, আর মাসে 2500 মানে বছরে শুধু 30,000। আমাদেরকে ভাবতে হবে সস্তার রাজনীতি করছে, সারা বছর খেতে দেবো না, ভোটের 2 মাস আগে একটা করে ট্যাব দিয়ে দেবো, মোবাইল ট্যাব। আচ্ছা ট্যাব নিলে বাচ্চাদের পড়াশোনা হবে? তাহলে পড়াশোনা হলেই তো চাকরি চাইবে। তা বড় প্ল্যান করে আমাদের ঘরে পড়াশোনা থেকে পিছাতে চাইছে আমাদের মমতা ব্যানার্জি। আমাদের ঘরে জাগতে হবে, আমাদের ঘরে বুঝতে হবে। দেখুন আমি যে কথাগুলো বলছিলাম, 1999 সালে বিজেপিকে 2টো আসন জিতায় এই বাংলায় মমতা ব্যানার্জি। 1999 সালে বিজেপি সরকারের রেল মন্ত্রী ছিল মমতা ব্যানার্জি। কলিকাতা পূর্ব বোর্ড দখল করে 2000-এ। 2002-এ তিনি বাজপেয়ী দপ্তর মন্ত্রী ছিলেন, দপ্তরি মন্ত্রী। এবং 2004 সালে আবার বিজেপি তৃণমূল জোট করেন। 2006 সালে বিধানসভা নির্বাচনে আবার জোট করেন। বামফ্রন্টের আমলে অনেক আরএসএস এর অফিস ছিল না, কিন্তু দিদিমণির আমলে কি বেড়েছে না বেড়েছে পরের কথা, আরএসএস এর অফিসগুলো কিন্তু চারিদিকে গজিয়ে গেছে। আজ আমাদেরকে বুঝতে হবে, আমি যে কথা আগেই বলছিলাম যে মণিপুরের কথা, মণিপুরে
এমন করে 19-20-তে ভোট ছিল, সেই ভোটেতে কংগ্রেস হেরে জিতেছিল, বিজেপি হেরে গিয়েছিল। আমাদের দিদিমণি দুটো সিট বিজেপির কম পড়েছিল, তাকে ধার দিয়ে তাকে জোট করে এমন করে বিজেপি সরকার তৈরি করেছে। আজ আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই, আপনারা কি চান এই বাংলায় বিভাজনের রাজনীতি হোক? আপনারা কি চান এই বাংলার কোন পূজা ফুলের রেপ হোক? আপনারা কি চান এই বাংলার কোন 80 বারের চোর লুটেলি? আপনারা কি চান এই বাংলার কোন নানুনের মতো ঘটনা ঘটুক? আমরা চাই না। তাই আমরা বলবো বিজেপি কে আর টিএমসি কে আলাদা করে দেখাটাই ভুল হবে। উভয়ই কিন্তু একমাত্র আরএসএস এর প্রোডাক্ট বিক্রি করছে। এনাদের দুজনের ঝগড়া হলো আরএসএস এর প্রোডাক্ট বিক্রি করা নিয়ে। কে কত বিক্রি করতে পারে এই ঝগড়া হচ্ছে, কিছু নয়। আমাদের ঘরে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমরা তুষণের সরকার চাই না, আমরা ভাতার সরকার চাই না। কেউ আমাদের ঘরে এসে বলুক আমি সাইকেল দিয়েছি, ওই রকম সরকার চাই না। আমরা ওই সরকার চাই যে সরকার বলবে দেশ তোমাকে যেটা দিয়েছিল আমি সেটা দিয়েছি। কেন আমাদের কাছে নেতা মন্ত্রী আগে নয়, আমাদের কাছে আমাদের দেশ আগে। আমার দেশ বলেছে শিক্ষা দিতে হবে, আমার দেশ বলেছে কর্মসংস্থান দিতে হবে, আমার দেশ বলেছে সুস্থ থাকার জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে, আমার দেশ বলেছে থাকার জন্য ঘর দিতে হবে। আপনি ইমামদের পুরোহিতদের ভাতা দিচ্ছেন কেন? আপনি ইমামদের পুরোহিতদের ঘরে আপনি ঘর দিন, যেটা দেশ দিতে বলেছে। ইমাম পুরোহিতদের বাচ্চাদের ফ্রি পড়ানোর ব্যবস্থা করে দিন। ইমাম পুরোহিতদের বাচ্চাদের ঘরে ডক্টর বানান, উকিল বানান, জজ বানান, ডিএম বানান, আইপিএস অফিসার বানান। একটা ইমামের বাচ্চাও যেন আমার দেশের আইপিএস অফিসার হতে পারে, একটা পুরোহিতের বাচ্চা যেন আমার দেশের জজ হতে পারে। তবেই তো আমরা গর্বিত। আপনি বলছেন না আমি 5 টাকার ডিম ভাত খাওয়াবো। আপনাকে কে বললো ডিম ভাত খাওয়াতে? আর একজন বলছে ওখানেও কাটমানি হবে, পরের দিন দেখি ডিমটা হাফ হয়ে গেছে। এসব তো ভিখারি বানাবার আমাদের ঘরে প্ল্যান, আমাদের ঘরে ভিখারি বানাবার প্ল্যান। আবার নতুন করে বলছে মা বোনেরা তোমাদের ঘরে আমি 1000, 1500, 500,000 করে হাত খরচ দেবো। কেন হাত খরচ দেবেন? আমার মা বোনেদের হাত খরচের অভাব আছে? আপনি মা বোনেদের ঘরে একটা করে চাকরি দিতেন না, তাদের স্বামীদের ঘরে একটা করে চাকরি দিতেন না? এমনি দেখবেন হাত খরচ কেন 10,000, 20,000 মাসে এমনি খরচ করছে তারা। তারা তাদের মতো খুশিতে করবে, আপনি 500,000 টাকা দেবেন কেন? এই মার্কেটিং এর রাজনীতি আমাদেরকে বন্ধ করতে হবে। এই প্রতারণা ধোঁকা দেওয়ার রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। আজকে বাংলা জনগণ গেলে কিভাবে ছেলে খেলা করলো, আপনাকে বিশ্বাস করে ভোট দিল। আজকে আমি এসেছি বলছি আপনার ভোট করছে। 2019-এ তো আমি আসিনি, তাহলে 18টা বিজেপি কি করে পেল? বাবা তাকে জবাব দিতে হবে। তখন তো আমি আসিনি। আপনি 18,000 কোটি টাকায় বিক্রি করে দিলেন। আপনার দলের আরো 3টে এমপি চলে গেল। এখন বিজেপি বলছে আমাদের 21টা এমপি। জিতিয়েন তো 18টা, 21টা হলে কি করে? বলছে 3টে এমনি চলে এসেছে। তাহলে আমার জিতিয়ে কি লাভ? জোড়া ফুলকে যে জোড়া ফুল জিতার পরে বিজেপিতে যাবে, সেই জোড়া ফুলকে আমার জিতে কি লাভ? সবচেয়ে বড় বিষয় হলো গাদ্দারকে কি ভোট দেওয়া যায়? একটু বলবেন? দিদিমণি খোদ নিজে বলছে, আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি, পত্রিকায় নিজে বলেছে। কি বলেছে আপনারা নিজে চোখে দেখুন, তবে বুঝবেন। তবে আপনাদের ঘরে আগামী দিন দেখেন কবরস্থানের জমি দখল করে পার্টি অফিস করছে টিএমসি। কথা বুঝে আসছে না? নাই ইরাবান নাকি বলছে আমাদের ঘরে উন্নয়ন করবে। দেখেন বিজেপিকে টিএমসির মধ্যে রয়েছে একাধিক গাদ্দার। কে বলছে? মমতা ব্যানার্জি খোদ নিজে বলছে টিএমসির প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছে একাধিক গাদ্দার। আজকে বলুন গাদ্দারকে আমরা ভোট দেবো? আমরা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর বাংলার মানুষ,
আমরা কাজী নজরুল ইসলামের বাংলার মানুষ, আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলার মানুষ, আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাংলার মানুষ, আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামী আবু বকরের বাংলার মানুষ, আমরা একে ফজলুল হকের বাংলার মানুষ। আমরা এই বাংলার মানুষ কোনদিন গাদ্দারকে ভোট দিতে না। দিদিমণি নিজে বলেছে আমার দলে এখন গাদ্দার আছে, গাদ্দার গুলো চিতার বেশি টাকাতে বিজেপির কাছে বিক্রি হয়ে যাবে, তাহলে সেই গাদ্দারকে ঘরে ভোট দিয়ে আমাদের কি লাভ হবে? আমাদের কাছে ডক্টর ফুয়াদ আলিম সাহেব এসেছেন, অত্যন্ত ভালো মানুষ, ডক্টর মানুষ। অতএব আমরা এই সকল মানবতা প্রেমী যাদের মধ্যে কোনো গাদ্দারি নাই, মানুষের ভোটটাকে নিয়ে লাভ মেরে অন্য জায়গায় চলে যায়, এর থেকে বড় গাদ্দারি আর কি হতে পারে? মানুষ তোমায় বিশ্বাস করলো, বিশ্বাস করে তার মূল্যবান গণতন্ত্র উৎসব ভোট দিল, আর সেই ভোটটাকে নিয়ে তুমি লাভ মেরে চলে গেলে। যদি তুমি যেখানে যাচ্ছ সেখানকার যদি মানুষ পছন্দ করতো তাহলে তোমাকে তো ভোট দিত না, তাকেই ভোট দিত। অর্থাৎ সেটা পছন্দ করে না বলেই তো তোমাকে ভোট দিয়েছে। আজকে তুমি ধোঁকা দিচ্ছ। একটা শেষ কথা, দিদিমণি পাড়ায় পাড়ায় মুসলিম এলাকায় গিয়ে এখন কি বলছে জানেন? মুসলিম এলাকায় গিয়ে বলছে বিজেপিকে রুখতে গেলে একমাত্র টিএমসি পারবে, আর আব্বাসের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। ওই কি বলে সিপিএম গুলোর সঙ্গে জোট করেছে যারা নাকি নাস্তিক। কথা বুঝে আসছে? এভাবে মুসলিম এলাকায় বলছে বিজেপিকে রুখতে হবে, কথা বুঝে আসছে। আর হিন্দু এলাকায় যে বলছে সিপিএম এর কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে, ওই মোল্লাটার সঙ্গে জোট করে নিল। তাহলে এক মুখো না দুমুখো? যেটা বলে দুমুখো লোকের ওপরে কখনো বিশ্বাস করতে হয়? জোরে বলুন, বিশ্বাস করতে হয়। তাই আজ আমি বলে যাই, মমতা ব্যানার্জি জোড়া ফুলে আছে এখনো। কেন? মমতা ব্যানার্জির এখনো বয়স হয়নি পদ্ম ফুল হবার। 2021-এর পরে মমতা ব্যানার্জি পদ্ম ফুল হয়ে যাবে। আপনারা তখন কি করবেন? বিপদে পড়বেন না? তাই আমি আপনাদেরকে বলি, আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন। আমাদের লক্ষ্য হলো সংযুক্ত মর্যাদা। আমরা কলকারখানা চাই, আমরা শিক্ষা চাই, আমরা বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান চাই। জঙ্গলমহল থেকে শুরু করে বনগা মতুয়া পরিবার থেকে শুরু করে হিন্দু হোক, দলিত হোক, আদিবাসী হোক, কে কোন ধর্মের দেখার দরকার নাই। রাজনীতি শ্রেষ্ঠ নীতি, যেটা রাষ্ট্র সেবা ও রাষ্ট্রবাসীর সেবার নাম রাজনীতি। মুসলিম সেবার নাম রাজনীতি নয়, হিন্দু সেবার নাম রাজনীতি নয়। রাজনীতি হলো রাষ্ট্র সেবা, রাষ্ট্রবাসীর সেবা। তাই পিছিয়ে পড়া জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের জন্য আজকে সংযুক্ত মোর্চা লড়ছে। আজকে যে দিদিমণি বলেছিল যে তোমরা আমাকে ভোট দাও, তোমরা টিএমসি কে ভোট দাও, আমরা বিজেপিকে রুখবো, তাকে ভোট দেবো, যে জিতার পরে বিজেপিতে চলে যাবেন এমন কোন গ্যারান্টি আছে? বলুন, কোন গ্যারান্টি আছে? দ্বিতীয় নম্বর কথা, আমরা নিজেরাই দেখেছি মমতা ব্যানার্জি নিজের কেন্দ্রে 2 ঘন্টা ঘরের মধ্যে বন্দি, গালে হাত দিয়ে বসে আছে যে আইনে আমি গেলাম, আমার সিটটাও গেল, আমার সিটটাও গেল। এবং 100টার উপরে বুথে কেন্দ্রে পোলিং এজেন্ট দিতে পারেনি। তারা নাকি বলছে আবার বিজেপিকে রোকবে। কিন্তু সংযুক্ত মোর্চা মানে একেবারে তরুণ গোড়া, একেবারে নিউ যুব সমাজরা আজকে যেভাবে বুথকে দখল করে রেখেছে, প্রতিটা বুথ থেকে ভূত দাঁড়িয়ে আমরা থামছি। তাই আপনাদেরকে বলবো, 4 ফেজে ভোট হয়েছে। তার মধ্যে গতকালকে এক জায়গায় ভোট হলো, যে জায়গাটার নাম ভাঙর। ভাঙরের ইতিহাসে এই প্রথমবার একটা ভোট হলো যেখানে একটা বোম ফাটেনি। সেটা সংযুক্ত মোর্চা ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকী ভোটের আগে গ্রামে গ্রামে বলেছিল, আমি প্রথম কথা দিচ্ছি, আমার উপরে বিশ্বাস করবেন কি না করবেন, আমার প্রথম কথাটাকে দেখে নিন, তারপরের গুলো তারপরে বিশ্বাস করবেন। কি? যে এই ভাঙরে
নাম শোনা মানেই মানুষের প্রেরণে যেত বোম বন্দুক মারপিট খুনোখুনি। সেই ভাঙরে আমি ভোট করাবো, সবাই বাহির হবেন, কোনো রকম বোম বন্দুক গুলি একটা রক্তপাত হবে না। সেটাই ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট সংযুক্ত মোর্চা করে দেখিয়েছে। গতকালকে যে সুইচ গুলো দেখে যারাই যায় তারাই বলে যে সংযুক্ত মোর্চার খাম চিহ্নে সুইচটা পুরাতন হয়ে গেছে, বাকি সব কটাই নতুন আছে। মানে এত সুইচ দাবিয়েছে। অতএব এই যে সংযুক্ত মোর্চার আমাদের বলে ইন্টালিতে আমার দাদা রয়েছেন, খামটা একটু দেখ, খামটাই এই খাম চিহ্ন ইন্টালিতে দেখছেন, আপনারা সুইচ দেবে। আর আমার ফুয়াদ হালিম সাহেব আমার দাদা, উনি কিস্তে হাতুড়ি, তারা এমন করে বালিগঞ্জ থেকে দাঁড়াবে। আপনারা সকলে বালিগঞ্জে কেস্তে হাতুড়িতে আপনাদের আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আছে বালিগঞ্জে সেখানে বলবেন। আর ইন্টালিতে আমার ভাইকে কি বলে ইকবাল আলম সাহেবকে খাম চিহ্নে বিপুল ভোটে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন, এটা আমরা আশা রাখি। আজকে সবচেয়ে বড় কথা, কয়েকটা মিথ্যা কথা দিদিমণির বলে যাচ্ছে, একটু শুনবেন, অসুবিধা হচ্ছে না তো? কোথায় কিছু না, দিদি বলছে আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, আমার পা ভেঙে গেছে, আমার হুইল চেয়ার নিয়ে আসো। তো পা ভেঙেছে, এক্সরে রিপোর্টটা কই? এক্সরে রিপোর্টটা হলো দেখাচ্ছেন না কেন? দ্বিতীয় নম্বর, উনি যেখানেই যাচ্ছে হুইল চেয়ারে যাচ্ছে, আর সামনে একটা টুল রাখা হচ্ছে, বড় আস্তে আস্তে করে পাটা তোলা হচ্ছে, কিন্তু অন্য জায়গায় বেখেয়ালে চেয়ারে বসে পাটা হত্য তুলান তোলা, কিন্তু মিডিয়াও রেডি আছে, ঠিক তুলে নিয়েছে। দ্বিতীয় নম্বর, ধরুন আমার এই হাত, এটা হচ্ছে বাপা, এখানে আমার চোট আছে, ধরুন আমি কথা বলতে বলতে ডান পাটাকে বাপায়ের উপরে ফেললাম, আমার মুখে একটা ছোপ উঠবে কষ্টে, ঠিক না বেঠিক? কিন্তু দিদি তাই করলেন, কোন রকম ছোপ উঠলো না। এ থেকে বুঝে গেল বাংলার মানুষের ভোট লিবার জন্য, সিম্পিতি করাবার জন্য দিদি একটা পা ফাটার নাটক করেছে। যে ভোট লিবার জন্য এত নাটক করতে পারে, আগামী দিন আমাদের ঘরে বিক্রি করার জন্য বিজেপির কাছে আরো নাটক করতে পারে না, পারে না? আচ্ছা ধরুন আমার এই পাটা ভাঙা আছে, প্লাস্টার করা আছে, তো পায়জামাটা আমাকে তুলে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই, পায়জামাটা ঢাকা থাকলে অসুবিধা আছে? ভেতরে থাকে না। দিদিমণি যেখানেই যাচ্ছে দেখুন পাটা খোলা আছে, তার মানে দেখাচ্ছে হ্যাঁ আমি তো প্লাস্টারে আজকে আমার ভোটটা দিও। শুনুন, মানুষের ভবিষ্যৎ প্লাস্টারের উপর নির্ভর করে না। আমি সব পারি আমার বাচ্চাকে ক্ষুধার্ত দেখতে পারি না, আমি সব পারি আমার বোনের রেপ দেখতে পারি না, আমি সব পারি আমার বাংলা বেউজ্জতি হবে আমি দেখতে পারি না, আমি সব পারি আমার বাংলা সর্বসময় ভারতের মধ্যে বাংলা হলো কোহিনূর। আজকে সেই কোহিনূরকে আপনি শেষ করে দেবেন, এটা আমরা মেনে নিতে পারি না। তাই এই বাংলায় বিজেপিকে আনবেন, এটা আমরা মেনে নিতে পারি না। তাই আমরা ভালো, কিন্তু আজকে আপনাকে জবাব আমরা 2021 দেবো, ঠিক না বেঠি? অতএব খাম চিহ্নে এবং কাস্তে হাতুড়িতে আমার ফুয়াদ আলিম সাহেবকে আর আমার ভাইকে খাম ইকবাল ভাই আলম সাহেবকে খাম চিহ্নে বিপুল ভোটে আমাদেরকে জয়যুক্ত করতে হবে। না হয় মনে রাখবেন আমাদের অনেকটা ঠকতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই বাংলায় এখন বিজেপি ব্যাকে যাচ্ছে, টিএমসিও ব্যাকে যাচ্ছে। এই বাংলায় এখন খুব দ্রুত যে দলটা আগিয়ে আসছে সেটা হলো সংযুক্ত মোর্চা। কেন অন্য অন্য প্রোগ্রাম করতে গেলে বিরিয়ানি খাওয়াতে হয়, টাকা দিতে হয়, গাড়ি ভাড়া দিতে হয়, সংযুক্ত মোর্চায় এলে মারবে বলছে, তারপরে বলছে মার খাবো তাও যাবো। আজকে আমি 3টে প্রোগ্রাম করে এখানে আসছি, 3টে প্রোগ্রাম করে আসছি। প্রত্যেকটা জায়গাতে যেখানে যে প্রোগ্রাম করছি সোশ্যাল নেট খুলে দেখুন, আমার একটা পেজ আছে পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী, এমডি আব্বাস সিদ্দিকী। দেখুন বিমানদার সাথে দুটো করলাম, আর একটা মধ্যম গ্রামের চৌমাথায় করলাম। মাঠ ছোট, জায়গা হচ্ছে না, বিশাল মাঠ, তারপরেও জায়গা হচ্ছে না। সংযুক্ত মোর্চার দিকে মানুষ এত আগিয়ে আসছে। তাই আমি আমার শহরের মানুষদের ঘরে বলবো, আমার প্রিয় কলকাতার মানুষদের ঘরে বলবো, এই কলকাতা তো একদিন পুরো ভারত শ্রেষ্ঠ কলকাতা ছিল। আজকে সেই কলকাতার ছেলেরা বিভিন্ন রাজ্যে কর্মসংস্থানের জন্য যাচ্ছে, হচ্ছে আমার রাজ্য কর্মহীন হয়ে যাচ্ছে। আর করোনার
সময় দিদিমণি বলেছিল আমি করোনা এক্সপ্রেস কে নেব না, আমার বাংলা সন্তানরা ঘরে ফিরবে। দিদিমণি তাদেরকে করোনা এক্সপ্রেস বলে অপমান করেছে, অথচ তুমি কারখানা দিতে পারলে না, কর্ম দিতে পারলে না, আর তাদেরকে তুমি অপমান করছো। তাই সংযুক্ত মোর্চার প্রথম কাজ হলো আমরা জিতলে বাইরে থেকে ছেলে এনে বাংলায় কর্মসংস্থান দেবো। এটা কথা দিয়ে যাচ্ছি, এটা দিদি বলছেন আর মোদি বলছে না, এটা আব্বাস সিদ্দিকী বলছে। কেন মনে রাখবে, সংযুক্ত মোর্চার চেয়ারের একটা পা কিন্তু আমার হাতে আছে। সংযুক্ত মোর্চার চেয়ারের একটা পা কিন্তু আমার হাতে আছে। আমি প্রথমেই বলেছি কারোর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নয়, কারোর সঙ্গে আমার দুশ্মন নয়। যে গরিবকে হাসাবে তাকে আমি সাপোর্ট করব। সংযুক্ত মোর্চার বাম কংগ্রেস বলেছে গরিবের হয়ে আমরা করব, তাই তাদের সঙ্গে জোট আমি করেছি। তাই নিশ্চিন্তায় আপনাদেরকে বলে যাচ্ছি, প্রত্যেকটা প্রতিদের বলে যাচ্ছি, ওই ভাতা দিয়া সরকার নেবেন না। আমার বাড়িতে কেউ একজন আসলো, আমার কাছে 200 টাকা চাইলো, তাকে আমি 500 টাকা খুশিতে দিয়ে দিলাম। আর একজন কেউ আসলো 200 টাকা চাইলো, তাকে আমি বললাম একটা কাজ দিচ্ছি, ডেলি 100 টাকা করে ইনকাম হবে, সেটা নেই। কথা বুঝছেন না? বলুন কাকে অপমান করলাম, কাকে ভালোবাসলাম? যাকে কাজ দিলাম তাকে কিন্তু ভালোবাসলাম, যাকে 500 টাকা দিলাম অপমান করলাম। কেন 500 টাকা নিয়ে যাওয়ার পর যেখানেই আমাকে দেখবে সেখানে বলবে আসুন স্যার, বসুন স্যার, আমাকে সম্মান করবে। কেন 500 টাকা আমার ওকে ভিক্ষা দিয়ে আছে। কিন্তু যাকে আমি কাজ দিয়েছি মাইনে কম হতে পারে, কিন্তু সে মাথা তুলে যাবে যে আমি খেটেছি তাই পেয়েছি, আমাকে কেউ দয়া দেখায়নি। তাই আমরা দিদি 5 টাকার ডিম ভাতও চাই না, আর বাড়ি বাড়ি রেশনও চাই না। আমরা চাই আমাদের কর্মসংস্থান, আমরা চাই আমাদের নকরি চাকরি, আমাদের কারবার ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি চাই। একটা শেষ কথা বলি, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করেছেন? স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করেছেন তো? ব্যাস, নাগরিক আমার তো ভয় হয় আপনার এনপিআর হয়ে গেছে, আমার মনে হচ্ছে। কেন বললো 10 কোটি লোক স্বাস্থ্যসাথী দেবো, 5 লাখ করে দেবো। আমার মনে হয় ডাক্তার বাবুর প্রয়োজন আছে? বলুন ওনার 5 লাখ টাকা চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন আছে? আমার ভাই নেই, আমি প্রচুর লোককে দিই, আমাকে মালিক এত দিয়েছে, আমি লোককে দিতে আমার কি প্রয়োজন আছে? আর আমি আপনাদের বলে যাচ্ছি, সংযুক্ত মোর্চা দিদি যেতে সবাই তো মিলে কাজ করবে। আমার ব্যক্তিগত একটা অফার দেওয়া রইল, কোন ছেলে মেয়ে যদি মাধ্যমিকে 90% উপর নাম্বার পায়, পয়সার অভাবে পড়তে পারছে না, কাউকে ঘুরে যেতে হবে না, সবার পড়ার জন্য আমি টাকা দেবো, দায়িত্ব নিয়ে বলছি। কেন শিক্ষা দরকার, শিক্ষা না থাকলে কিছু হবে না। আজকে শিক্ষা নেই বলেই তো দিদি করছে। কথা বুঝছেন না, বোঝেন না? যদি শিক্ষা তো কবে মানুষ জেগে যেত যে ওই সর্বনাশ, এ তো পুরো শেষ করে ফেলবে। তো সেই জায়গায় আমি যেটা বলছি, তাহলে আমার 5 লাখের প্রয়োজন নেই, ডাক্তারবাবু 5 লাখের প্রয়োজন নেই, আমার ইকবাল সাহেবের কি আছে আমি জানি না, প্রয়োজন আছে 5 লাখ, ওনারও প্রয়োজন নেই। আমাদের এই যে আলামিনের দীর্ঘদিনের শিক্ষক, ইনি একজন মাস্টার মশাই, এনারও প্রয়োজন নেই, আরো অনেক দাদাদের প্রয়োজন নেই। তা আমাদের ঘরে 5 লাখ গুলো না দিয়ে আমাদের ঘরে 5 লাখ গুলো না দিয়ে আমাদের 5 লাখ গুলো আরো গরিব ফুটপাতে পড়ে থাকা ঠেলাওয়ালা, সেলসম্যান এবং হকারি করে এদের ঘর বাড়ি, এবং যদি এক একজনকে 20-30 লাখ টাকা করে দেওয়া হয়, তাহলে তারা তো ব্যবসা বাণিজ্য করে লাইফের মতো ভবিষ্যৎ তৈরি করে নিতে পারে, ঠিক না বেটি? কিন্তু বলছে না, আমি 10 লক্ষ লোককে 10 কোটি লোককে 5 লাখ করে দেবো। আমার ভয় হয় এই বাহানায় এনআরসির আগে যে এনপিআর এর কাগজ লাগবে, ওই কাগজ ডকুমেন্টস গুলো মনে নিয়ে নিল। দ্বিতীয় নম্বর কথা আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই, অতটা কাঁচা নয়, তারপর হয়তো আপনারা আমার থেকে ভালো জানেন, তারপরে আমি জানতে চাইছি 10 কোটি লোককে 5 লাখ করে দিলে 8,500 কোটি খরচ হবে নাকি? তাহলে বাজেট পাস করেছে 8,500 কোটি। আমি আরেকটু ধরিয়ে দিচ্ছি 1,500 কোটি, রাউন্ড ফিগারে করছি 10,000 কোটি। 10,000 কোটি যদি 10 কোটি লোককে দেওয়া হয়, এক একজনকে 5 লাখ করে পাবেন 1,000। জোরে বলুন। তাহলে 1,000 যখন পাবে তো বলছেন কেন 5 লাখ করে দেবো? তাহলে কত রকম ড্রামা তৈরি করছে শুধু মানুষকে বোকা বানাবার জন্য। মনে রাখবেন,
দুটো পাকে লম্বা করে জনগণকে দেখাচ্ছে, জিতালো লাথি আর হারালো লাথি, তোদেরকে ছাড়বো। অতএব আমরা ফেঁসে গেছি, নিজেদের ভুলকে নিজেদের সংশোধন করতে হবে আমাদের পরের প্রজন্মই বাচ্চাদের জন্য। আজ নেতাজির বাচ্চারা নেতাজিকে দেখে গর্ব করে, আমরা পীর আবু বকরের বাচ্চা স্বাধীনতা সংগ্রামী আবু বকরকে দেখে গর্ব করি। আজ আমরা যদি এই বাংলাকে না বাঁচিয়ে যাই, আমাদের বাচ্চাদের আমাদের ঘরে থেকে গর্ব করতে পারবে না। তাই এমন বাংলা চাই যেখানে 90% মানুষ শিক্ষিত হবে, 90% মানুষ কর্মসংস্থান পাবে, বেকার আড্ডা দিবার ছেলে থাকবে না, বেকার আড্ডা দিবার লোক থাকবে না। সেই রকম বাংলা আমরা চাই, সেই বাংলা সংযুক্ত মোর্চা করবে। তাই আমাদের উচিত হবে আমাদের মূল্যবান ভোটটা এদিক ওদিক নষ্ট না করে সংযুক্ত মোর্চাকে দিবার জন্য আমি আহ্বান জানালাম। যাবার সময় কোথায় কিছু নাই বলছে 30% ভোট সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা, তোমরা ভোট ভাগ করবে না, তোমরা ভোট ভাগ করবে না। কই আমার যে আরো 70% আছে তাদের কথা বলছেন না? তার মানে বিভাজন করছে, আবার বিভাজন। আপনাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা সংযুক্ত মোর্চাকে ভোট দেবেন। আমার শেষ কথা, আপনাদের এলাকায় ইন্টালিতে স্বপ্নকমল সাহা 3 নম্বরে ক্যান্ডিডেট দাঁড়িয়েছে। স্বর্ণকমল সাহা এখনো বয়স হয়নি, তাই জোড়া ফেলছে। ভোটটা আপনাদের নেবে, পদ্মফুল হয়ে যাবে, কোনো গ্যারান্টি দিতে পারবেন না যাবে। আরে লকেট আমাদের ইফতারে এসে তো বসেছিল রে বাবা। আরে দেখেন না শুভেন্দু টুপি মাথায় দিয়ে ইফতার করে, আমি দেখেন না সব চলে যাচ্ছে না, যাই না। আজকেও যে সেকুলার বলে আসছে, কাল যে পালাবে না কোনো গ্যারান্টি নাই। তাই আমার ভালোবাসার মানুষকে, আমি প্রত্যেকটা মানবতা প্রেমী মানুষকে, প্রত্যেকটা সম্প্রীতি প্রেমিক মানুষকে, প্রত্যেকটা বাংলা ভ্রাতৃত্ব প্রেমিক মানুষকে আমি অনুরোধ করব, আপনারা খাম চিহ্নে ইন্টালিতে আমার ইকবাল আলম সাহেবকে কত তারিখে 29 তারিখে বিপুল ভোটে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে এটা দেখলাম। এবং 26 তারিখে বালিগঞ্জ থেকে কাস্তে হাতুড়ি তারা চিহ্নে আমার ফুয়াদ ভাইকে বিপুল ভোটে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। একজন মানুষ হিসাবে, নাগরিক হিসাবে, সম্প্রীতি প্রেমিকদের কাছে, মানবতা প্রেমিকদের কাছে এই আশা রাখলাম, সংযুক্ত মোর্চা সরকার তৈরি করুন, চাকরি পাবেন, কলকারখানা হবে, এমন করে বাংলা সংস্কৃতি যে ভ্রাতৃত্ব, ওই ভ্রাতৃত্ব বাঁচবে, বেকার যুবক যুবতীদের মুখে হাসি ফুটবে, কর্মসংস্থান হবে, মায়েদের মর্যাদা ফিরে পাবে, বাপেদের মর্যাদা ফিরে পাবে। আপনাদের কাছে অনুরোধ এটা রেখে গেলাম। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সকলে হাত একবার মুঠো করে তুলবেন, বলুন আমরা ভারতীয়, আমরা গর্বিত, ভিক্ষা নয় অধিকার চাই। অধিকার চান তো নাকি? তাহলে দিদি বলছো তো 10 লক্ষ ক্রেডিট কার্ড দেবো। ক্রেডিট কার্ড কাকে বলে বলুন না? ক্রেডিট কার্ড কাকে বলে? 45 দিনের মধ্যে ধারের টাকাটাকে আবার সুদতে হবে। তোমার 10 লাখ করে ধার নেবে বলছে, ধার সুদতে হবে না, সুদে দিলে আপনার সুদ বাড়তে থাকবে, তাই তো নাকি? তাহলে আপনারা এই ভাবে ফাঁসবেন না, অনুরোধ করে গেলাম। ব্যক্তি আক্রমণ কাউকে বললাম না, সব কথাগুলো তুলে ধরলাম। তাই দিদিমণিকে এখান থেকে আপনি বিজেপি, আপনি বিজেপি, আপনি বিজেপি, আপনি বিজেপি নয় প্রমাণ করুন, যা শাস্তি দেবেন তাই মেনে নেব। আপনি সব থেকে বড় বিজেপি। আজকে বাংলায় বিজেপি আপনার জন্য এসেছে, বিভাজন করার জন্য, আমাদের ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হচ্ছে আপনার জন্য। আপনাকে বলে গেল আপনি বিজেপি নয় প্রমাণ করুন, কিন্তু আমি বলে যাচ্ছি আপনি বিজেপি। 1998 আপনি হাত ধরেছেন, রেলমন্ত্রী ছিলেন আপনি বিজেপির হয়ে। এই বাংলার মানুষ চিনেছে, এবারে জবাব দেবে। এই কলকাতার স্লোগান হচ্ছিল দিদি কি বলে, মোদি দালাল মমতা জেনে গেছে জনতা। এই কলিকাতায় কখন মনে আছে, যখন সিএ না সিএবি একটা আন্দোলন হচ্ছিল না, ওই সময় বিজেপি এসেছিল, কি বলে মোদি এসেছিল, গভর্নর হাউসে মমতা ব্যানার্জি দেখিয়েছিল, একটা গায়ে চাদর ছিল, চাদরটা যখন ছিল মোদির সঙ্গে যখন দেখা করে, চাদরটা এরকম ঢাকা ছিল। আর মোদির সঙ্গে দেখা করার পর পাইপ যখন বেরিয়েছে, চাদরটা এরকম খোলা ছিল। অর্থাৎ এই জায়গাটায় নো এনআরসি, নো এমপি আর নো সিএ লেখা ছিল।
আর মোদির সামনে ওটা দেখে যে মোদি খেপে যায়, ওই জন্য ঢেকেছিল, আর বাইরে এসে খুলে দিয়ে বললো দেখেছো এই মোদিকে দেখতে এসেছি। কত ড্রামা শুনবেন। তাই আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, দেশবাসী হিসাবে, একজন ভোটার হিসাবে আপনারা সংযুক্ত মোর্চাকে বিপুল ভোটে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। কেন সারা বাংলাতে আজকে চতুর্থ ফেজের ভোট হয়ে গেছে, সব জায়গা থেকে একটাই আওয়াজ আসছে, সংযুক্ত মোর্চা, সংযুক্ত মোর্চা, সংযুক্ত মোর্চা, সংযুক্ত মোর্চা। আপনি একটু সার্ভে করুন না, সার্ভে করে দেখুন। তাই আপনাদের কাছে বলে গেলাম, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। ভারতবর্ষ জিন্দাবাদ, পশ্চিম বাংলা জিন্দাবাদ, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ জাতি ঐক্য জিন্দাবাদ। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। শুক্রিয়া আব্বাস ভাই, এত সুবক্তা শুধু বক্তব্য রাখেন না, বাস্তব জীবনে উনি লড়াই সংগ্রামে আছেন, থাকবেন। উনি কথা দিয়েছেন আর আপনারা ওনার কথা এখানে শুনেছেন। স্বাভাবিক এখানকার মানুষের জন্য, মানুষের তরফ থেকে ওনারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখানে আসার জন্য। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের বালিগঞ্জ অঞ্চলে ডক্টর ফুয়াদ আলী। जनाब सदर, मंच में उपस्थित आईएसएफ के सरपरस्त और रहनुमा अब्बास भाईजान, मंच में उपस्थित इंटेली हल्के के नुमाइंदे डॉक्टर इकबाल आलम साहब, मजलिस हाजिरीन, कल 4 नौजवानों का मौत हुआ और गोली उन्हें सीना में लगी। उनका नाम है हमीदुल हक, मनीरुल इस्लाम, नूर आलम और हमीरुल हक। उसमें से एक का उम्र 18 साल है, पहले बार वोट देने गया था। आज सारा मगरिबी बंगाल में रमजान और ईद से पहले मुहर्रम का मातम होना चाहिए। काला बैज लगा करके आज का दिन पालन करने के लिए मोहतरमा ममता बनर्जी ने ऐलान किया और सारे मगरिबी बंगाल और कलकत्ता में आज डीजे का म्यूजिक चलाया गया है। आज बैलून लेकर के मिचिल हुआ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तमाम हलकों में। आज मातम होने का दिन था। हम लोग संयुक्त मोर्चा आज इस मंच से ऐलान करते हैं कि हमें दुख है, हमारा सीना दर्द से भरा है कि 4 नौजवान आज गोली खा करके मौत के घाट उतारे गए हैं। हमें खेद है, हमें शोक। आज ये जो खेला हवे, ये मुनासिब स्लोगन लगता है। कोई भी चुनावी मंच से खेला होवे अल्फाज आज के दिन कोई राजनीतिक दल इस्तेमाल कर सकता है। और क्यों ये खेला होवे अल्फाज इस्तेमाल हो रहा है, और क्यों तृणमूल का साथ खेला होवे का जवाब मोदी बोल रहा है हम खेलेंगे। ये जो जुमलाबाजी एक सरकार दूसरा सरकार के साथ कर रही है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ कह रही है, ये बुनियादी एक सोच को वर्गलाने के लिए है। मोदी जितना बार दिल्ली से बंगाल आता है, एक बार भी ये नहीं कहता कि हमने 8 साल में बंगाल के लिए क्या किया है। और ये 8 साल में हमने बैंक का नौकरी बंद कर दिया, 8 साल में हमने रेल का नौकरी बंद कर दिया, हमने कल कारखानों का नौकरी बंद कर दिया। हमने यहाँ पर नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए एक भी मौका नहीं दिया। ये बात नहीं कह रहा है।
और इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ये सवाल नहीं उठा रही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने 10 साल के लिए मोदी ने जो मरकज में किया है वही रियासत में किया है। 7.5 लाख नौकरी सरकारी नौकरी फांका रख दिया है। 92,000 स्कूल में जो टीचर है वो नौकरी फांका है। प्राइमरी, अपर प्राइमरी, टेट, कॉलेज, मदरसा तमाम फांका है। आप समझ सकते हैं कितना अहम ये मुद्दा है। हमारी अगली पीढ़ी, हमारी अगली नस्ल जब स्कूल में जाती है और बेंची पर बैठ करके ब्लैक बोर्ड का तरफ अपना नजर रखती है तो ब्लैक बोर्ड के बगल में खड़ा होकर वो कौन शख्स है जो चौक हाथ में लेकर के हमारे बच्चे बच्चियों को पढ़ा रही है, तालीम दे रही है। आज टीचर नहीं है। इलाज करने का हैसियत से दिन में कम से कम 150 पेशेंट आते हैं। कुछ बच्चे आते हैं जो क्लास 8, 9 के हैं, उनको हम कहते हैं भाई ये गणित का जो सम है ये करो, जोड़ करके हमको दिखाओ। कल को तुम जब पढ़ के निकलोगे स्कूल से, किसी मोदी का दुकान में काम करने का मौका मिला, अपना डाला एक्सप्लेनेड में लगाए, तो अगर कोई ग्राहक 3 शर्ट खरीद लिया मोदी का दुकान में, 1.5 केजी दाल, 1 केजी चावल और 2.5 केजी आपसे कोई सब्जी खरीद लिया, तो आपको जोड़ करके हिसाब देना पड़ेगा। मगरिबी बंगाल का तालीम का ये हाल है कि 8-9 क्लास का लड़का लड़कियां जोड़ नहीं सक रहे हैं। 10 साल में ये हशर कर दिया है। आने वाला पीढ़ी क्या यही बदहाली में रहेगा? ना उसका बदहाली को हमको बदलना पड़ेगा। ये फैसला हम लोग इंटैली में 29 तारीख को लेंगे और बालीगंज में 26 तारीख को लेंगे। बदलना जरूरी, और ये बदलने का कोशिश इस चुनाव से शुरू करना जरूरी है। और जब भी बदलाव के बाद हम लोग उठाते हैं तो हमें डराया जाता है और कहा जाता है कि फिरका परस्त ताकतें हावी हो जाएंगी। आप हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम तृणमूल कांग्रेस है, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। हम लोग संयुक्त मोर्चा से कह रहे हैं कि आप नहीं लड़ सकते। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर किसी को लड़ना है तो मगरिबी बंगाल की आवाम लड़ेगी। एक साथ मिल करके कंधा से कंधा मिला करके हम लड़ेंगे। और आपने जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी का वादा खिलाफी आपने किया है। एक के बाद एक आपके नेता टीएमसी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रही है। और आप कह रहे हैं आपके इस चुनाव में ऐसे नुमाइंदे हैं जो गद्दार। ये ममता बनर्जी के अल्फाज है कि उनके नुमाइंदों में गद्दार है। हम सवाल करते हैं कि अगर आपने गद्दारों को पहचान लिया है, उनका नाम और फोटो पूरे मगरिबी बंगाल में आप ऐलान करें, अपना सीना में दफन करके न रखे, ताकि वोटर जब वोट देने जाए वो लोग भूल से टीएमसी के ऐसे गद्दारों को वोट न दे दे जो जीतने के बाद आपके जानकारी रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी में भाग जाए। आज वो कह रही पोलिंग एजेंट भी गद्दार हो गया है टीएमसी का। परसों का बयान है, टीएमसी का पोलिंग एजेंट गद्दार है, महिलाओं को बैठाओ। ये बुरा हाल हो गया है टीएमसी का। और मिली भगत पुराना है। 2009 में आरएसएस का कैंडिडेट को, आरएसएस का मेंबर को टीएमसी ने कैंडिडेट बनाया। 2011 में आरएसएस का सदस्य को कैंडिडेट बनाया टीएमसी में। 2014, 2016, 2019 में आरएसएस का सदस्य को टीएमसी का जोड़ा फूल का चिन्ह मिलकर ममता बनर्जी ने कैंडिडेट बनाया। और आप जब कह रही है कि टीएमसी के खिलाफ हम लड़ेंगे, तो 2021 में जादवपुर में टीएमसी का जो कैंडिडेट है वो आरएसएस का सदस्य है। ये जान के रख लीजिए, ये उनकी मिली भगत है। अगर लड़ना है तो कंधा से कंधा मिला करके तमाम धर्म के लोगों को लेकर के, तमाम जातियों के लोगों को लेकर के, जो बेकार है उसको शिक्षा के हक, जो बीमार है उसको स्वास्थ्य के हक, जो महिला है उसको सम्मान के हक, और तमाम जो लोग हैं हिंदुस्तान में संविधान के बुनियाद
बुनियाद पर उनको हक देने का जो आंदोलन है, संयुक्त मोर्चा के तमाम नुमाइंदों को चुन करके आपकी इस आवाज को सही जगह पहुंचाने के लिए इल्तिजा और गुजारिश करते हैं। प्रोफेसर इकबाल साहब को वोट दे इंटेली हल्के में और हसुआ तोड़ी तारा चिन्ह पर मोहर लगा करके संयुक्त मोर्चा को और भी शक्तिशाली करिए। ये चंद अल्फाज आपके सामने रखते हुए इजाजत देते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। शुक्रिया डॉक्टर फवाद हलीम साहब। आप लोगों को एक बात बता दूं कि लॉकडाउन के समय में ममता बनर्जी घूम घूम कर गोल गोल चक्र बना रही थी और डॉक्टर फवाद हलीम 50 रुपये में डायलिसिस कर रहे थे। इतने मरीजों को उन्होंने देखा कि उनको कोरोना हो गया और अब तक 10 बार प्लाज्मा डोनेट कर चुके। अब आपके सामने हमारे इंटाली हल्के के हर दिल अजीज उम्मीदवार प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, मैं उनकी नजर एक शेर करता हूं कि हजारों साल नरगिस सबके बेनूरी पे रोती है, तब जाके होता है चमन में दीदावर पैदा। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल 3 नंबर फूल बगान उसी बस्ती में से निकलकर आज हमदर्द मेडिकल कॉलेज के फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। मैं उनसे अपील करता हूं कि वो आके अपनी चंद बातों को रखें। जनाब सदर मोहतरम अब्बास सिद्दीकी साहब, दिवेश साहब, मंच में बैठे मौजूद हाजिरी साथियों, सुफियान भाई और हमारे सामने बैठे हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग भाई बहन, सबको हमारे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं यहाँ पे आपके सामने कैंडिडेट इंटाली का हूँ। आप हमें वोट क्यों देंगे, ये मैं आपसे कुछ सवाल आप भी करें, मैं भी करें। मुझे आप क्यों वोट देंगे? आप जिसे 10 साल वोट दिए, आपने कभी देखा? नहीं देखा। आपके कभी दुख दर्द में साथ थे? नहीं थे। नहीं। आपके बच्चे का, यहाँ पे हमारे इलाके में बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, आपके बच्चे का किसी का एडमिशन हुआ वहां? जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 30% एडमिशन मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक भी बच्चा हमारा इस स्कूल में पढ़ता है? आपको अपना राइट ही नहीं पता। आपको अपना राइट पता होना चाहिए। ये गवर्नमेंट दीदी चला रही है ना, गवर्नेंस नहीं चला रही है। गवर्नेंस और गवर्नमेंट में फर्क है। ये बहुत मोटी मोटी बातें हम आपको बोल रहे हैं जो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। गवर्नमेंट अलग है, गवर्नेंस अलग है। गवर्नमेंट दीदी चला रही है किसके साथ? ब्यूरोक्रेट के साथ। आप वोट किसे दे रहे हैं? टेक्नोक्रेट को। आप तो पॉलिटिशियन को वोट दे रहे हैं। आप वोट पॉलिटिशियन को दे रहे हैं ना। आपसे कौन जुड़ा है? पॉलिटिशियन। आप किसके आप किसके पास जाएंगे काम के लिए? आप जिसको वोट दिए तो वो तो आपका कुछ काम करेगा ही। काम करने वाली तो दीदी है। दीदी किससे काम करवा रही है? IAS ऑफिसर से, सिविल जो WBCS ऑफिसर है उनके सब मिनिस्टर्स हैं, लेकिन कोई काम के नहीं है। आप एक भी आज मुस्लिम
जो तृणमूल में है, कोई नेता का नाम बता दीजिए जो आपका काम कुछ करवा दे। इस इलाके में अलामीन स्कूल है, अलामीन कॉलेज है। इस इलाके में, हमारे इलाका में हमारे भाइयों ने आलिया यूनिवर्सिटी बनाया। क्या हाल किया यूनिवर्सिटी का? आप यूनिवर्सिटी में सिटी में वहां से कट मनी, वहां का जो टेंडर होता है वो टेंडर नवन्नो में खुलता है। वो क्यों भाई? वाइस चांसलर फाइल लेके नवन्नो जाता है, ये क्या बात है? नवन्नो से हमारा यूनिवर्सिटी चलेगी? आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी चला के नवन्नो से देख लीजिए, आप जादवपुर यूनिवर्सिटी चला के देखिए, नहीं चलेगी। आप हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में देखें, बहुत बुरा हाल है। ये 10 साल में बद से बदतर ये गवर्नमेंट कर दी है। नए नए यूनिवर्सिटी खोले, उस यूनिवर्सिटी का हाल क्या है? 400-500 स्क्वायर फीट का एक एक डिपार्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो। बच्चे आज यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। यूट्यूब, क्या हमारे बच्चे इस काबिल है कि यूट्यूब से पढ़े? तो आप यूनिवर्सिटी क्यों खोल रहे हैं? आप ई सर्टिफिकेट भी दीजिए सबको। और यहाँ मेडिकल कॉलेज खोले, यहाँ डेंटल कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटी खोले, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इस मेडिकल कॉलेज का, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, ये यहाँ पे कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का हाल देख लीजिए। पेशेंट और डॉक्टर का रेशियो देखिए आप। हमारे गरीब जो लोग हैं, हम सब गरीब हैं, इसी इलाके के हैं, यहाँ जाते हैं, बेड, एक बेड में 2 मरीज, एक बेड में 2-3 मरीज, कॉरिडोर में मरीज, वरांडा में मरीज, बाहर निकले 2 मरीज। ये तो आज हाल है हेल्थ का। एजुकेशन का हाल इतना बुरा है कि बच्चे आज पढ़ के उनका नौकरी नहीं है। आप लास्ट 10 साल में देख लीजिए, ऐसा बुरा हाल कभी भी नहीं था। WBCS हर साल एग्जाम होते थे, हर साल रिजल्ट निकलता था, हर साल रिक्रूटमेंट होती थी। स्लेट, स्कूल कॉलेज, स्कूल सर्विस कमीशन, कॉलेज सर्विस कमीशन, टेट, क्या हाल है? टेट का 7 साल से एग्जाम नहीं हुआ, बच्चे ग्रेजुएट होके घर में बैठे हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। वही आप बेकारी भत्ता दे, 2500, 2000, मोहल्लों में बच्चों को इन्वॉल्व करके रखें कि आप ये करो वो करो, और एक पैकेट बिरयानी दे, यही आपका किस्मत है। ये आपको, हम जो कैंडिडेट हुए, मैं और हम सब ये बोलना चाहते हैं, अगर आप हमें जिताएंगे, इंशाअल्लाह मैं जीतूंगा। 2 तारीख के बाद आप देखिएगा हमारा ये असेंबली हल्का, इंटाली असेंबली हल्का एक मॉडल असेंबली हल्का होगा, जो पूरे दुनिया में इसका नाम होगा। हर मोहल्ले में एक हेल्थ सेंटर होगा, हर मोहल्ले में एक लाइब्रेरी होगा जहां 24x7 बच्चे पढ़ेंगे। हर मोहल्ले में जो है आप देखिएगा स्कूल कॉलेज, आज जो इस्लामिया स्कूल है, इसका क्या प्रोडक्ट, क्या इफेक्ट हो रहा है? अंजुमन का क्या हाल है? कितने बच्चे इंजीनियरिंग डॉक्टर में आते हैं? कितने बच्चे? कोई अकाउंटेबिलिटी है? यही तो है गवर्नेंस, गवर्नमेंट की गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी होती है, गवर्नेंस में जो है एफिशिएंसी होती है, गवर्नेंस में जो है आपके प्रोफेंसी होती है। यहाँ पे ना अकाउंटेबिलिटी है, ना ही आपके कोई एफिशिएंसी है, और ना एफिशिएंट लोग बैठे हैं इस गवर्नमेंट में। ये गवर्नमेंट नालायक गवर्नमेंट है, इसको कतई वोट मत दें। ये गवर्नमेंट, आप आज देखिए, आज 145 जो MLA बीजेपी के खड़े हैं, सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुए हैं। माने एक जगह से इंपोर्ट हुए, दूसरी जगह में एक्सपोर्ट हुए, समझे? और 37 MLA, 37 MLA इनके बीजेपी के इलेक्शन से पहले गए, और ज्यादा लोग अभी जीत गए। जो दीदी बोल रही है कि जीतने के बाद कुछ गद्दार हैं जो हमारे जाएंगे बीजेपी में। अरे भाई, गद्दार है तो हम उस गद्दार को क्यों वोट दें? आप गारंटी ले लीजिए, ये स्वर्ण कमल साहा जी जो यहाँ के MLA हैं, 10 साल में यहाँ पे क्या डेवलपमेंट किया इस इलाके में?
आज हम क्यों अगेंस्ट में आए? कोई डेवलपमेंट नहीं। आप इनसे गारंटी लीजिए कि ये बीजेपी में नहीं जाएंगे। मैं आज अपना नाम विड्रॉ करता हूं। मुझे पता है ये बीजेपी में जाएंगे, मुझे पता है ये बीजेपी में जाएंगे। इनके कितने मंत्री जाएंगे, एमएलए हैं जो जाएंगे बीजेपी में 2 तारीख के बाद, इनको देख लीजिएगा। लेकिन गवर्नमेंट 2 तारीख के बाद देखिएगा, ममता दीदी नहीं रहेगी गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में हम रहेंगे, हमारे संयुक्त मोर्चा रहेगा। और हम देखिए इस वेस्ट बंगाल को फिर किस तरह हालत हम बदलेंगे। हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते, बहुत बोलने का है और हमारे पास तो पूरा इनका कच्चा चिट्ठा भरा पड़ा है। ये क्या क्या किए, हम गरीबों, हम मुसलमानों, हम दलित, हम पिछड़े लोगों का। आप देखें इस इलाके में पर हर लाख 1.5 लाख पे एक स्कूल, ऐसा पब्लिक पीएचसी पब्लिक हेल्थ सेंटर जहां पे बेड नहीं। अरे बेड कैसे होगा, वहां डॉक्टर नहीं। डॉक्टर कहाँ है? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि कौन पूछे कि भाई यहाँ पे डॉक्टर क्यों नहीं है। यहाँ पे मरीज जो आते हैं रास्ते में मरते हैं। बहुत बैकवर्ड एरिया है हमारा वेस्ट बंगाल में, बहुत बैकवर्ड। अब उस एरिया को तो छोड़िए, इस शहर में देख लीजिए। कल परसों दिन में यहाँ पे टेंगरा में था, हमारे साथ मंजर भाई थे। कई औरतें हमें बोल रहे देखने, हम देख नहीं सकते बाबू। हम बोले क्या हुआ माता जी? मुझे आंख में मैंने कैटरेक्ट हुआ, आंख में ऑपरेशन कराना है। तो हम बोला कराइए, गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए। बोले 16,000 रुपया मांगते हैं। उस गरीब माता जी 16,000 रुपया कहाँ से देंगे? हम बोला ठीक है मैं करवा दूंगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ हर महीना यहाँ पे हेल्थ कैंप लगाऊंगा और सबसे अच्छा डॉक्टर हिंदुस्तान का मैं लाऊंगा, मैं यहाँ पे लाऊंगा। आपको अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ भी बीमारी होती है लोग कहाँ भागते हैं? चेन्नई, वेलोर, सीएमसी वेलोर। हम भी सीएमसी वेलोर गए थे, मुझे देख के ना रोना आ गया। हमारे जितने हर होटल में वहां पे माछ भात। बोले भाई क्या हाल है? बोले सर जितना पेशेंट है यहाँ पे सारे बंगाली है, सारे बंगाली है। अरे ऐसा क्यों हाल बना के आप रखे जो हमारा पेशेंट वहां जाए, सीएमसी वेलोर में जाए? हमारे पेशेंट माने बाहर से पेशेंट तो हमारे पास आना चाहिए। हम हेल्थ टूरिज्म की बात कर रहे हैं, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ टूरिज्म की बात कर रही है। पहले पेशेंट जो है कुछ जो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज हॉस्पिटल खोले, बांग्लादेश, इधर नेपाल, कुछ जगह से यहाँ पे कलकत्ता में आए। आज जो ये पेशेंट, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं बांग्लादेश में, बहुत मेडिकल कॉलेज में हमें जान पहचान बांग्लादेश में जानने वाले हैं। वो बोलते हैं कि नहीं आजकल हम कलकत्ता नहीं, हम बेंगलोर जाते हैं या हम दिल्ली जाते हैं। ऐसा क्यों है? आप क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं रखती हो? आप क्यों नहीं इसके बारे में सोचती हो? असल में इतना फुर्सत कहाँ है? हर जगह तो कट मनी का बात है ना, हर जगह तो कट मनी है। जहां पे पैसा मिलेगा वहीं तो काम करेंगे वो। आप पूरे देख लीजिए घूम के यहाँ पे इस बंगाल में, और खासकर जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, जो जिनके पास पैसा उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, उनको मतलब नहीं है। वो अपना नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी बिजनेस, उनका भी हाल बहुत बुरा है, लेकिन कम से कम 2 वक्त खा लेते हैं। लेकिन हमारा हाल, हम गरीब मुसलमान 97% मुसलमान 5,000 रुपया इनकम करते हैं महाना। 5,000 रुपया सालाना कितना हुआ हमारा? 60,000 रुपया। ये जो है गरीबी रेखा से भी कम है, गरीबी रेखा से भी कम है। आप अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है 38% जो है हमारे ये गरीब दलित मुस्लिम भाई जो है 2,500 से भी कम रोजगार करते हैं। और आप अगर एजुकेशन का आंकड़ा दिखलाएं, ये बोलते बहुत काम किया। एजुकेशन में हमारा 17-18% बच्चे जो है वो हायर सेकेंडरी तक पहुंचते हैं। हायर एजुकेशन में 1% जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं। ये हाल है हमारा, ये हाल बना के रख गया। क्या हम इस काबिल हैं या हम इस लायक हैं कि हमें इस तरह से दबाया जाए? और आज ये बोल रहे हैं कि आप हमें वोट डालो वरना बीजेपी आ जाएगी। अरे भाई बीजेपी को किसने लाया? 10 साल पहले कोई बीजेपी का यहाँ एक एमएलए था? नहीं था। आपने बीजेपी को बोला कि मैं फ्रंट में लाके खेलूंगा। आप ऐसा फ्रंट में लाके खेले कि आज बीजेपी का 18 एमपी और 3 एमपी को देके
वो अमित शाह जी बोल रहे थे ना कि हमें 22 MP चाहिए, 22 MP चाहिए, और दीदी बोली थी नहीं 16 MP। तो आज जो है 21 MP तो हो गया, अभी इलेक्शन के बाद 22 MP भी हो जाएगा। तो उनका तो टारगेट पूरा है, 22 MP हमें यहाँ से चाहिए। और आप देख लीजिए ये जो MLA जीतेंगे ना, तो इनके जितने MLA है ना सिवाय दीदी के, सारे जाएंगे बीजेपी में, लेकिन फिर भी वो सरकार नहीं बना पाएंगे। सरकार हमारी बनेगी। 2 तारीख के बाद हम इस जगह पे होंगे। आपको मैं बोल रहा हूँ 2 तारीख के बाद हम इस जगह पे होंगे, ये लोग नहीं होंगे। ये जो आपको बोल रहे ना, आप जो है वोट मत दीजिए, आपका वोट बर्बाद हो जाएगा। अरे बर्बाद तो तुम में होगा, अगर हम वोट तुम्हें देंगे वो जाओगे बीजेपी में, तो हम ऐसा वोट क्यों दे भाई? हम मुसलमानों का वोट, हम गरीबों का वोट लेके आप उसमें आप बेचोगे। आप 50 करोड़ 100 करोड़ जो भी है आप उसमें लेके पैसा लेके जाओगे। हम क्यों ऐसा काम करें? आज जो लोग यहाँ पे पार्टी में हैं, इनके कौन लॉयल है आप बता दीजिए? कोई लॉयल नहीं, कोई लॉयल नहीं है, कोई इनकी लॉयल्टी नहीं है। इनकी लॉयल्टी सिर्फ पैसे से है। तो इसलिए देखिए जो बात हम जो बोल रहे हैं, आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हमारे पास बहुत आंकड़े हैं कि हमारे साथ क्या क्या किए 10 साल में, हमारा जॉब का क्या स्टेटस है, हमारे हेल्थ का क्या स्टेटस है, हमारे नौकरी का क्या स्टेटस है। हमें सब बोल के ना आप दुखी हो जाएंगे। हम तो दुखी है ही है। हम आज आए किस लिए? हम देखा कि ये तो इनको पूरा जैसे बोलते ना कि खाना परोस के देना, वो इस तरह से ये खाना परोस के ये बीजेपी को दे रहे हैं। हम ऐसे होने नहीं देंगे। और हम आपको बस आपसे इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप खाम छाप में और खाम के निशान में हमें वोट दें और कसीर वोट से आप जिताएं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया इकबाल साहब। अब आपके सामने ISF के नए नुमाइंदे जो पहले तृणमूल कांग्रेस के मुकर्रिर थे, अब वो हमारे मंच पर हैं। मेरे छोटे भाई अंजुम, मैं उनसे अपील करता हूं वो आके चंद बात यहाँ पे रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी चंद ही लम्हे पहले मैं ब्राइट स्ट्रीट की सरजमीन पे पहुंचा। अब मैं यही लहजा बोलने के बाद उतरा। जब अपनी तकरीर को मुख्तसर खत्म करने के बाद तो एक सिख भाई आए, बोला भाई कौमी मिल्लत का परचम तो आपके हाथ है, धंधा ये लोग क्यों कर रहे हैं? मिल्लत का पैगाम आपकी जुबान से है, पर बाजार ये सजाए बैठे हैं क्यों? आज हिंदुस्तान की बदकिस्मती कहिए या हम लोगों की बख्ती और काहिली की नतीजा हो कि हमारी कुछ कमजोरी है, जिसका ये सजा हमें मिल रहा है कि आज मरकज में एक ऐसी सरकार बैठी है कि जो कहते हैं कि हम चाय वाला है। आज बदकिस्मती है हिंदुस्तान की। और उनके जो एक मिनिस्टर हैं, वो जैसे ही हुकूमत बनाए हिंदुस्तान पे विराजमान हुए, तो सूबे के अंदर, यूपी के अंदर चंद स्टेशनों का नाम जो मुगल के नाम से जुड़ा था हटाकर हिंदुत्व नाम रखे। साबित क्या किया? साबित ये किए कि हम हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू कर दिया हमने। अगर आपको इतनी ही तकलीफ है कि नाम बदल देने से मुल्क बदल जाएगा, तो अमित शाह जी पहले अपना नाम बदल लो, क्योंकि शाह तो फारसी का लफ्ज है।
ये हिंदी और संस्कृत का नहीं है। बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि आप मदारी का खेला दिखाने आए हो। हिंदुस्तान में बोलते हैं कि हम चाय वाला हैं, चाय बेचा देखा कोई नहीं, चाय बनाया देखा कोई नहीं, चाय भजाया भेजा देखा कोई नहीं, चाय बेचा चाय वाला हूं, बस बस इतना ही काफी है। ये है प्रोडक्ट हिंदुस्तान का। और हमारी दीदी की तो बात ही अलग है। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कल इलेक्शन के वक्त हमारे 4 भाई नाहक खून बहा, हमारे 4 भाई शहीद हुए, शहादत नोश फरमाया, और एक आज अस्पताल में सुबह दम तोड़ दिया। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये 5 के 5 कौन है? मुसलमान, माइनॉरिटी। और इनका इलेक्शन का इशू मैनिफेस्टो क्या है कि मुसलमान को मुसलमान बना के बेवकूफ बनाओ, दलित को दलित के रास्ते पे छोड़ दो, और अपना वो अपर कास्ट का एक इलेक्शन लड़ेंगे, और इनके ऊपर हम लोग हुकूमत करते आए हैं और हुकूमत करते रहेंगे। सेंट्रल से आवाज आती है हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद नहीं चाहते, हमें हिंदुत्व राष्ट्र करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या हिंदुस्तान की तहरीक आजादी में हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी की थी? हम तहरीक आजादी के वक्त में क्या इसी परचम को लेके चले थे? नहीं। और हमारी दीदी, इन्होंने तो बहुत अच्छा तोहफा नजर किया। इन्होंने वफादारी का वो सबूत दिया है पश्चिम बंगाल की जनता को कि ये सबूत ऐसा सबूत है कि हमने पश्चिम बंगाल की सरजमीन पे, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति है कि अगर हमारे घर पे कोई दुश्मन मेरे घर पे आ जाए तो हम उसको बैठा के दस्तरखान बिछाते हैं, क्योंकि हमारी तहजीब इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम दुश्मन से दुश्मनी का, अदावत का, बोक्स का, अना का दावत दे, नहीं देते। हम उसको बैठाते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं। क्यों? कि वो हमारा मेहमान है, मैं उसका मेजबान हूं। मुझे करबला याद है जहां धोखा हुआ था, हम दूसरा करबला बनने नहीं देंगे। हमारे दुश्मन हमारे घर पे आए, हमने उसकी खैर खाई की, मगर दीदी ने तो बड़ा अच्छा काम किया। दीदी को तकलीफ हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस से, 97 में खैर बात कह दिया, 98 में खामोश हो गई, और 1999 में एक बड़ा फूल खिला पश्चिम बंगाल में कि 42 में इकलौती एमपी जीत कर आई पश्चिम बंगाल में। हमने सोचा ये हमारी नई सरबराही है, पश्चिम बंगाल की किस्मत का फैसला होना है, अब यही एक नेत्री है जो पश्चिम बंगाल को बचाएगी। मैं भी तृणमूल कांग्रेस कर रहा था, और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के परचम के तले जब 1993 21 जुलाई की वो शहीद दिवस जो मनाई जाती है, मैं भी उस रैली में था। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप अगर किसी पे पत्थर बरसाओगे वो आप पे फूल नहीं बरसाएगा। पत्थर इधर से चली थी, पुलिस ने अपने जान बचाने के लिए गोली और लाठी चलाई थी, और ये 13 लोग मरे, इसके जिम्मेदार भी यही दीदी है। यह है बंगाल की उन्नति। और 1997 में पार्टी को छोड़ दिया। 1998 में अंदरूनी सांठगांठ के साथ अटल जी से दोस्ती करके, उनसे हाथ मिलाकर, उनकी चरण स्पर्श करके, चरण की धूल को अपने सर पे लगाकर उनके छत्र छाया पे चली जाती है। हम सोच रहे थे एक नेत्री आई है, एक नेत्री आई है, पश्चिम बंगाल के शेरनी बनकर आई है, पश्चिम बंगाल को उजागर करेगी, हमारे लिए साये सगन बन के आई है, एक नया पैगाम देगी, पश्चिम बंगाल चमकेगा। अब 34 साल के बाद पश्चिम बंगाल में एक ऐसा परचम लहराने वाला है जो यहाँ के हमारी गरीब और मजदूर भाई अब उठेंगे, अब कारोबार की तरफ बढ़ेंगे, अब मिल्लत की बात होगी, अब मोहब्बत का पैगाम होगा, मोहब्बत आम होगा। मगर ऐसा नहीं होता। इन्होंने तोहफा नजर किया क्या? इनको एकलौता एमपी भारतीय जनता पार्टी के बदौलत बनी थी, मगर इन्होंने एक के बदले, हमने देखा था किसी जमाने में यहाँ पे सट्टा चलता था, भाव लगते थे, 1 का 10, 1 का 20। सिनेमा टिकट लेने जाते थे ना, नया फिल्म लगा अमिताभ बच्चन का, 5 का 25, 5 का 50, दीदी उससे भी आगे निकल गई, 1 का 18।
वाह, ये है सौगात, ये बदल दिया। मगर मानना होगा इनकी वफादारी को कि इसने वफादारी को साबित किया पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कि कोई मुझे 1 देगा मैं उसे 18 दूंगी। ये है इसकी तरक्की का राज। और हम आज भी कहते हैं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी से बचना है, आपको बचना है, आपको जिंदा रहना है, माइनॉरिटीज को बचना है, दलित को बचना है, पश्चिम बंगाल को बचाना है, हिंदुस्तान में एक नया परचम उजागर करना है। भारतीय जनता पार्टी को ठुकने मत दीजिए, एक भी वोट मत दीजिए, इनके कामयाब मत कीजिए, इनको दूर हटाइए, हमको बचाइए। मगर कैसे? 200 से ज्यादा एमएलए को जिताइए। क्यों? अभी भी हमारे पार्टी के अंदर कुछ गद्दार है। अरे हकीकत तो ये है कि गद्दार वो है या गद्दार बताते खुद तू है। ये सवाल आप करेंगे कि जफर अंजुम वारसी ने ये फैसला जो किया है ये सही है या गलत है। ये दहाड़ शेर की दहाड़ है। मैं उस जमाने में भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूं और आने वाले वक्तों में भी बोलता रहूंगा कि जब जब जरूरत पड़ेगी हक परस्ती के लिए गर्दन देने को तैयार हूं, तैयार था और तैयार रहूंगा। उस वक्त तक जब तक के ईमान बाकी रहेगी। मैं ईमान फरोसों वालों में से नहीं हूं, ईमान के वफादारों में से हूं। मेरी रगों में वफादारी की खून बहती है, गद्दारों की नहीं। आज कहती है हमारी पार्टी में बहुत गद्दार बैठे हैं। अभी फवाद भाई कह गए कि आपके पार्टी में जो गद्दार एमएलए हैं तो आपने टिकट दिया क्यों? सबसे बड़े गद्दार तो आपने जब टिकट दे दिया आपको मालूम हो गया, नाम और तस्वीर क्यों नहीं आया कर दी कि इनको वोट मत दीजिए, इसके बदल में ये शक्ल आया है, इसको जिताइए, ये गद्दार है। ये भारतीय जनता पार्टी को जिता के जीतने के बाद उसमें चले जाएंगे, तब हम समझते कि दीदी नेत्री जो यहाँ की पश्चिम बंगाल की है ये वफादार है, हम भी तेरे साथ होते, हम भी वफा करते जब तू वफादार होता। बेवफाई करती हैं। और पास के एक लोग कल मेरे घर के करीब खड़े हमें इस्लामी दर्स दे रहे थे, शरीयत मुताहरा पढ़ा रहे थे, शरीयत के कानून पढ़ा रहे थे। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना कि कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है। कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, ये क्या जाने बेचारे 2 रिकत के नमाजी। इस्लाम इसका नाम नहीं, इस्लाम इसका नाम है कि अगर वजू के लिए आप ज्यादा पानी खर्च कर दोगे तो महशर के वक्त में उस पानी का जवाब देना होगा। तो खून बहाना बहुत दूर की बात है। 5 लोगों की शहादत हो जाती है, 4 की शहादत कल मौके वारदात पे होती है पुलिस फोर्स की गोलियों से, और एक आज अस्पताल में दम तोड़ देता है और इनका डीजे बज रहा है। आय हाय खाला हो दे, आय हाय खाला हो दे, आय हाय खाला हो दे ना खाला होएगे, खाला हो दे ना खाला होएगे। खाला तो अपनी कोरे दिले, एक का 18 दिया और बाकी जितने एमएलए तो भेज दिए, और जो बचा के रखे जिता के भेजने को तैयार है। ये वफादारी नहीं, ये हमारे बंगाल के साथ गद्दारी है, ये गद्दारे वतन है, ये गद्दारी कर रही है, ये मुल्क को बेचने पे तुली है। ये भारतीय जनता पार्टी की नाजायज औलादों में से है, इनसे बचना होगा और एक नारा बुलंद करना होगा कि वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते, हम मुसीबत घर न बन जाती कसौटी आजमाइश की, फिर ये दोस्त दुश्मन हमसे पहचाने कहां जाते। दिल्ली की शाहीन बाग, और हम लोगों ने शाहीन बाग के बाद यहां से जुलूस निकालकर पाकसर के मैदान पे पहुंचाया एनआरसी सीएए एनपीआर के हिमायत में कि हमें कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? बकौल शेर के कि अहले हिंद का बदन न छोड़ेंगे, अहले हिंद का बदन न छोड़ेंगे, यानी हरगिज वतन न छोड़ेंगे। खौफ क्या हो हमें जमाने से, खौफ क्या हो हमें जमाने से, मरकर भी हिंद का तन न छोड़ेंगे, यानी गोरो कफन भी हो लेंगे पर हरगिज हम वतन न छोड़ेंगे। आज ये बात करते हैं,
हम वहां पाक सर्कस मैदान पे हम लोग रोज अव्वल से एनआरसी, सीएए और एनपीआर के हिमायत में थे और इनकी मुखालफत में थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। वहां पे इन्हीं के कारिंदे हमारे कुछ भाई पहुंचे, हटाओ हटाओ, पास का काउंसिलर था। फिर किसी ने कहा अरे ये जाहिल है, अनपढ़ है, गवार है। भाई अब इनके जुमले इनके मुंह पर मारिए कि हुकूमत जाहिलों के हाथ से हटाइए और पढ़े लिखों के हाथों पे लाइए। ये है बकौल एक शेर के है खराबी मुल्क को इस तीन से, है खराबी मुल्क को इस तीन से, शाह जालिम, नेता जाहिल, शाह जालिम, नेता जाहिल, मुल्ला पंडित बेइल्म से। आज बचाना होगा। बहुत पैगाम दे रहे हो, बहुत दर्द पढ़ा रहे हो। आओ मुझे बता दो कि 10 साल में तुम लोगों ने माइनॉरिटीज को दिया का, दलित को दिया का? घोड़े पे बारात जा रही थी, दलित का बच्चा था, चमार का बच्चा था, गरीब का बच्चा था, घोड़े पे क्यों चढ़ा? हम रईस जाते हैं, हमारे सामने से घोड़े पे बारात जाएगी, घसीट के मार दिया। किसी की सुहाग बसने वाली थी, सुहाग बसने से पहले उजाड़ दिया। ये है इनका पैगाम और दर्स। और 2016 में माइनॉरिटीज के कितने एमएलए थे? मुसलमान एमएलए कितने थे तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले? और 2021 में कितने हैं? ये है वफादारी या गद्दारी? सबूत आप मांगिए। ये बात करती हैं तहजीब और तमद्दुन की, ये बात करती हैं सकाफत की, ये बात करती है मिल्लत और मोहब्बत की, ये बात करती है वफादारी की, ये बात करती है पैगाम और मुसर्रत की। और बार बार डीजे बजा, आय हाय खेला होवे, खेला होवे ना, खेला अपनी खेले नहीं चेंज, खेला होएगा चे। आपने हाथ मिला लिया और भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में बिठा दिया और बैठाने के साथ आज अपने दामन को बचाने के लिए कह रही है कि हमारे पार्टी के बहुत से एमएलए गद्दार हैं। आपके एमएलए गद्दार नहीं, बल्कि सबसे बड़े गद्दार आप हैं, क्योंकि आपकी गद्दारी उनको पता चल गई तो उन्होंने कहा कि आप बाद में जाओगी, हम पहले चल जाएं। कम से पहले जो जाता है स्टार्टर और बिरयानी जम के खाता है और बाद में जो पहुंचता है उसे कम पाता है। ये है इसका नतीजा। खेला हो कीजिए। मैं आखिरी लहजे के साथ अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए, चूंकि मैं तो वो उतना बड़ा मुकर्रिर हूं नहीं और मेरी ये खुशबख्ती है कि एक पीरजादा के करीब शेख के मौजूदगी में मेरी लबशाई का मुझे नसीब मयस्सर हुआ। मैं खुश नसीब हूं कि कम से कम ईमान वाले के साथ हूं, बेईमान और गद्दारों के साथ नहीं हूं। 34 साल सीपीएम रही, एक भी आरएसएस का शाखा बंगाल में नहीं बन पाया। सीपीएम बहुत खराब, हमें भी मालूम था, मैं भी मुखालफत करता था। सीपीएम बहुत खराब, एक भी शाखा नहीं बना आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी दाखिल ना हो पाए, बहुत खराब बात। इससे अच्छा बात तो इन्होंने किया कि ये बैठने के साथ 3000 से शाखा बना दी और इतना बड़ा बनाया कि एक एमपी के बदले 18 एमपी दे दिए। उससे ज्यादा तरक्की किया, पश्चिम बंगाल को डीड ऑफ गिफ्ट कर दिया। उससे ज्यादा तरक्की किया कि अपने एमएलए को गद्दार बना दिया। उससे ज्यादा तरक्की किया कि अब अपने पैर पे झूठा प्लास्टर करके फुटबॉल खेलने की बात कर रही है। तो अंदाज़े बयां गर्चे मेरा खूब नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे मेरा खूब नहीं है। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात और वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते और मुसीबत गर न बन जाती कसौटी आजमाइश की। फिर ये दोस्त दुश्मन हमसे पहचाने कहाँ जाते। और इसी लहजे के साथ कि अब खामोश रही जो ज़बाने खंजर, खामोश रही जो ज़बाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। अब खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो। और अब हवाएं करेंगी फैसला रोशनी का, अब हवाएं करेंगी फैसला रोशनी का। जिस दिए में जान होगी अब वही जलती रहेगी। जय हिंद, खुदा हाफिज व नासिर। अब बरस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मीटिंग चलेगी भाई,
এখন আপনারা বসবেন, মিটিং চলবে না। আব্বাস ভাই যাচ্ছেন। আব্বাস ভাই অনেক সময় দিয়েছেন আমাদের মাঝখানে, ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই, ওনার শুকরিয়া। আপনারা একটু বসে যান, আপনারা একটু বসে যান ভাই, মিটিংটা এখন চলবে ভাই, মিটিংটা এখন চলবে, বসে যান আপনারা। আপনাদেরকে दोस्तों और साथियों,